जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है वाला, क्योंकि देखिए जो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? अर्धवार्षिक परीक्षा 20 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, बस आप सभी को इतना ही पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 20 सितंबर को होने वाला है। उसके अतिरिक्त आपको और कुछ नहीं पता है कि आप सभी का कौन सा विषय में होगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और कितना पूछा जाएगा, तो ये में से आप सभी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, और कौन सा पैटर्न रहेगा ये भी आप सभी को पता नहीं है। तो चलिए हम लोग जो कि आज 2022-23 के जो कि है पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, और हो सकता है इसी पैटर्न के आधार पर कुछ प्रश्न जो कि आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा से मेच खा जाएं। क्यों? क्योंकि देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न एक जैसा होता है। ठीक है, सभी अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न एक जैसा होता है और वार्षिक परीक्षा का पैटर्न एक जैसा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न को पूर्णतः समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग और 5 से 6 दिन बचा है और जैक बोर्ड ने अभी तक ना पैटर्न लॉन्च किया है। ठीक है, और ना ये कहा है कि कौन सा विषय में होगा, लेकिन बस इतना कहा है कि 20 सितंबर से आप लोग का शुरू होगा। ठीक है, तो ऐसे में तो आप सबको लगे रहा होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पैटर्न को समझने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों चीज़ करते हैं। देखिए जो 2022 और 23 में जो आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था उसमें कुल पूर्णांक 80 था। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी आप लोग का कुल पूर्णांक 80 हो। ठीक है, तो देखिए समय 3 घंटा दिया गया था, तो समय हो सकता है आप लोग का अभी कम भी दे रहे ज़्यादा भी देते, लेकिन 3 घंटा ही जो किया देना चाहिए। उसका देखिए यहाँ पे अनुक्रमण, यानी कि यहाँ पे आप सभी को अपना रोल संख्या और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग का क्या क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सामान्य निर्देश है, निर्देश को आप भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से इस प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न है। ठीक है, यानी कि कुल 27 प्रश्न है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, क्योंकि 27 के 27 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक उसके सामने दिया है। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पे आंसर दिया गया है। यहाँ पे जो कि उसका दिया गया है कि कितना, मतलब वो मार्क्स का है, 1 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन, फिर यहाँ पे 2 मार्क्स। तो इस प्रकार का जो कि दिया गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या है, प्रत्येक, ठीक है, प्रश्न संख्या 2 से लेकर 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जिनका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 10 से लेकर 19 तक जो कि है अति लघु, माफ कीजिए, दीर्घ लघु प्रश्न उत्तर है, जिसके लिए 3 अंक है, 80 शब्दों में लिखना है। उसके बाद 20 से लेकर 26 तक 100 शब्दों से अधिक देना है। ठीक है, 100 शब्द से अधिक में देना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 27 जो कि आपका मानचित्र के हिसाब से संबंधित रहने वाला है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न संख्या में आपको, देखिए पहला प्रश्न में आपका कुल 8 जो कि है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कुल 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 2 नंबर वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि यहाँ से सब्जेक्टिव है। तो 8 जो कि है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए 1 अंक जो कि निर्धारित किए गए हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो कि है पैटर्न को समझाना है और उसका आंसर भी बताना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग जो कि है कर लेना। ठीक है, हो सकता है आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो में जो कि जितने प्रश्न बता जाएंगे वो सभी के सभी MI प्रश्न रहने वाले। ठीक है, क्योंकि 2023 में, माफ कीजिए, 2022 और 23 का था, यानी कि 23 में नहीं 24 और 25 का ये जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है। तो 1 साल का बाद जो कि पूछा जाता है, तो सकता है इसी टाइप के प्रश्न बिल्कुल मैच खा जाए। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, यंग इटली क्या था? ठीक है, तो देखिए यंग इटली क्या था। देखिए यंग इटली एक इटली का राष्ट्रगान। ठीक है, इटली का दृष्टिकोण, गुप्त संस्था, उपरोक्त में से कौन नहीं? देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा, एक गुप्त संस्था था। ठीक है, जिसको मैजनी ने, ठीक है, मैजनी ने जो किया स्थापित किया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में देखिए हिंद स्वराज। ठीक है, ये जो कि है MI प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि ये जो कि हम आप लोग का बिजली टेस्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, या फिर हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कौन की थी? तो कुछ इस टाइप का था। देखिए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, निरंतर और जैविक। ठीक है, जैविक और अजैविक, या फिर पुनः पुनः प्रयोजिक और गैर पुनः प्रयोगिक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, और इसको जो कि है याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे पूछा गया। हो सकता है आप लोग का समाप्ति के आधार पे पूछा जाए, हो सकता है समुदाय के आधार पे पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा याद कर लेना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए इस पैटर्न को समझिए। देखिए इस पैटर्न में देखिए पहला प्रश्न जो कि आप लोग का हिस्ट्री का चैप्टर 1 से पूछा गया है, दूसरा हिस्ट्री का चैप्टर 2 से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए
तीसरा जो ये प्रश्न है ये आप लोग का पूछा गया है ज्योग्राफी का चैप्टर 1 से, ठीक है। और चौथा देखिए ज्योग्राफी का चैप्टर 2 से पूछा गया है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किसे 1900, ठीक है, 1973 यानी कि 1973 में शुरू किया गया। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, वन्य जीव अधिनियम, उसके बाद भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या भारतीय वन्य जीव अधिनियम। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 यानी 73 में लॉन्च किया गया था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे पैटर्न को फिर एक बार देखिए। जैसे आप लोग का पहला प्रश्न था, जो पहला प्रश्न है वो आप लोग का पूछा गया था हिस्ट्री चैप्टर 1 से, ठीक है। दूसरा भी हिस्ट्री चैप्टर 1 से, तीसरा ज्योग्राफी चैप्टर 1 से, चौथा भी ज्योग्राफी चैप्टर 1 से, और पांचवा देखिए यहाँ पे सिविक्स से पूछा गया है, ठीक है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र से पूछा गया है, ठीक है। देखिए बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो डच, पेरिस, ब्रुसेल्स या मॉस्को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। इसके बाद देखिए जो हमारा छठा नंबर का प्रश्न है वो हम लोग का चैप्टर 2 से पूछा गया, ठीक है, सिविक्स के चैप्टर 2 से। तो भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर है तो पंचायती राज, राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। क्योंकि जो भारतीय संविधान का पहला स्तर होता है वो होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, और तीसरा होता है पंचायती राज या स्थानीय सरकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का देखिए पहला जो कि प्रश्न अब हम लोग का इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, ठीक है, और पहला इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, ठीक है। तो एकदम पैटर्न वाइज पैटर्न पूछा गया है, ठीक है। पहला और दूसरा पूछा गया है हिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से पूछा गया है 2, उसके बाद सिविक्स से 2, और उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2, और पहला और दूसरा चैप्टर का ही ज़्यादातर पूछा गया है। चलिए पहला और दूसरा चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं जो चैप्टर से अच्छे अंक जो कि आप लोग के आते हैं। देखिए यहाँ पे निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया है जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता? देखिए यहाँ पे मत्स्य पालन आता है, ठीक है, कृषि भी है और खनन भी है, यानी कि बैंकिंग ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बैंकिंग आप सभी का तीसरे, ठीक है, तीसरे क्षेत्र में आता है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 8वें नंबर के प्रश्न के। सब देखिए यहाँ पे है पशुपालन गतिविधि किस क्षेत्र के हिस्सा है? ठीक है, पशुपालन किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो पशुपालन हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्रक, मतलब जितने भी जो आप सभी का प्राकृतिक दृष्टिकोण से जितने भी गतिविधि होती है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आप सभी का विनिर्माण के कार्य आ जाएंगे, और तृतीय क्षेत्र में सेवा के निर्माण आ जाएंगे, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पे सब्जेक्टिव है, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, और HDI से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और श्रीलंका की जातीय संरचना कैसी है। तो इस सभी के उत्तर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सभी के सभी देखिए जो प्रश्न है उसको जो कि मैंने उत्तर वाइज यहाँ पे नोट किया, तो उस तरफ हम लोग चलते, ठीक है। यहाँ पे तो बस इसका क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इसका आंसर भी देखेंगे, तो हम लोग को जो किया है दूसरे PDF में जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो कि हम लोग का आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर से आ गया, जैसे वहाँ से जा गया था, तो इसमें जो कि क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। वहाँ बस क्वेश्चन था तो इसलिए हम लोग इस PDF में आ गए। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस जो कि है मैंने वो जो किया PDF था दूसरा, ये PDF दूसरा, इसमें आंसर भी है, उसमें क्वेश्चन ही था, तो इसलिए हमको इसमें आना पड़ा, ठीक है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो देखिए यहाँ पे उत्तर है वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु और सेवाओं का लेन देन सीधे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु से किया जाता है बिना किसी मुद्रा का प्रयोग किए। तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। ये सब जो कि प्रश्न आप सभी याद कर लेना, ये सब आप सभी की जो कि है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए MI प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में चलिए। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का क्या है सब्जेक्टिव में, तो देखिए निजी क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए निजी क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें व्यवसाय और उद्योग निजी व्यक्तियों, कंपनियां या संस्थाओं के स्वामित्व में होता है और इसका संचालन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। इसमें सरकारी नियंत्रण या स्वामित्व की कमी होती है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर का, यानी कि निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं उसका उत्तर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न है HDI, ठीक है। HDI से आप क्या समझते हो? देखिए HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक है जो जीवन प्रत्यय, शिक्षा, साक्षर दर और स्कूल में समय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी देश या क्षेत्र के विकास स्तर का मंडन करता है। तो सिंपल से लिखना था, ठीक है। ये सभी जो कि आपसे 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है श्रीलंका की जातीय संरचना क्या है, ठीक है। श्रीलंका की जातीय संरचना क्या है, तो उत्तर देखिए श्रीलंका की जातीय संरचना में प्रमुख जातियाँ सिंहली, तमिल और मूर है। श्रीलंका जाति सबसे बड़ी जाति है, ठीक है। श्रीलंका में सिंहली जाति सबसे बड़ी जाति है, जबकि तमिल जाति और उत्तर और पूर्व श्रीलंका में अधिकतम संख्या में पाई जाती है, ठीक है। मूर जाति मुस्लिम समुदाय को दर्शाती है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 नंबर का उत्तर। चलिए हम लोग का और एक प्रश्न है यहाँ पे देखिए प्राथमिक, ठीक है, जो ये प्रश्न जो कि MI प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बस इसको इतना ही लिखना है आपको, 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई, ठीक है, 1914 में प्रारंभ हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न में। देखिए यहाँ पे है धर्मनिरपेक्ष शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिसमें राज्य सभी धर्मों के प्रति समान और तटस्थ रखती है, ठीक है, धर्म मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये हो जाएगा आप सबका धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो प्रश्न आप लोगों को कराया जा रहा है ये प्रश्न MI से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो कि आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित रहने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो अनोखा होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्या देखना है हम लोग को। प्रश्न नंबर 7 प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक के उपचार का उद्देश्य क्या है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका है प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य किसी आपातकालीन स्थिति में तत्काल राहत प्रदान करना, गंभीर स्थिति को रोकना और पेशेवर, ठीक है, चिकित्सक सहायता प्राप्त करने, ठीक है, तक स्थिति को स्थिर करना है, ठीक है, स्थिति को स्थिर करना है। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए सिंपल प्रश्न है, बस यहाँ पे एक ही शब्द में उत्तर दिया गया है, माफ कीजिए एक ही शब्द या एक ही वाक्य में उत्तर दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध कलाकार फ्रेडरिक सेनो का संबंध किस देश से था। देखिए फ्रेडरिक सेनो का संबंध फ्रांस से था, ठीक है, फ्रेडरिक सेनो फ्रांस से संबंधित थे या उनका संबंध फ्रांस से था। तो बस इतना ही आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए 9वें प्रश्न हम लोग का क्या है कि असहयोग, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए इसके बहुत कारण थे, लेकिन यहाँ पे बस 3 ही कारण बताया, इसलिए 3 ही कारण हम लोग पढ़ते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि यह भारतीय के मूल अधिकारों का उल्लंघन था, ठीक है। दूसरा देखिए खिलाफत आंदोलन, मुसलमानों की भावनाओं की रक्षा के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। और तीसरा और अंतिम पॉइंट कि ब्रिटिश शासन की असफलता, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की असफलताओं और अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो कि है गांधी जी की जो कि है नीति थी, ठीक है। किस विचार में थे, तो असहयोग आंदोलन के जो कि है शुरू करने के। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर। तो देखिए यहाँ पे 10वें नंबर का प्रश्न क्या है, उत्तर यहाँ पे है कि नेपोलियन सिविल कोड की व्याख्या कीजिए, यानी कि नेपोलियन सिविल कोड क्या था। तो देखिए उसका उत्तर सिंपल से हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ठीक है, 1804 में लागू किया गया एक कानून दस्तावेज था जो फ्रांस में नागरिक कानूनों की व्यवस्थित और सिद्धांतबद्ध करता था, ठीक है। इसको नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें व्यक्तिगत अधिकार, परिवार, कानून, संपत्ति के अधिकार और अनुबंधों के नियम शामिल थे। किसमें, तो सिविल कोड में, जिसे आमतौर पे नेपोलियन की संहिता या सिर्फ नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सभी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद देखिए
11वें नंबर का हम लोग का प्रश्न है, 11वें नंबर का प्रश्न हम लोग का है वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं 3 प्राचीन विधियों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे किन्हीं 3 प्राचीन विधियों कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। कुंड, ठीक है, कुंड भूमिगत जल को संग्रहित करने के लिए बनाया गया गड्ढा, ठीक है, जिसको कुंड कहते हैं। तालाब खुले में पानी एकत्र करने के लिए बड़ा गड्ढा या बाड़िया को तालाब कहते हैं, ठीक है। उसका देखिए बरसाती गड्ढा बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए खेतों में बनाए गए छोटे गड्ढे को कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आप सभी का 11वां नंबर का उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 12वें नंबर के प्रश्न के। देखिए 12वें नंबर का प्रश्न है मानव गतिविधियों ने किस प्रकार से पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की गतिविधियों को प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को व्याख्या करने बोल रहा है। तो देखिए इसका जो कि है कुछ इस प्रकार का होगा कि पॉइंट नंबर एन में देखिए वन कटाई, ठीक है, वनों की कटाई से पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलित उत्पन्न होता है, जिससे विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जो कि है पॉइंट रहने वाला है। उसका देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए विकास और निर्माण। नगर और औद्योगिक विकास ने प्राकृतिक आवासों को मिटाया, जिससे वन्य जीव की उनकी जो प्रजातियां थी वो संकट में या नष्ट हो गए हैं, या संकट में पड़ गए हैं, या संकट में आ गए हैं, या वे नष्ट होते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट देखिए वातावरण, ठीक है, वातावरणीय प्रदूषण। अगर पेड़ पौधे काटोगे तो वातावरण तो प्रदूषण होगा ही, ठीक है। तो वही कहा गया है कि वायु और जल प्रदूषण ने पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की सेहत को प्रभावित किया है, ठीक है, सेहत को प्रभावित किया है। क्योंकि देखिए जीव जंतु भी मनुष्य के जैसा ही उनके भी शरीर जो कि होते हैं, ठीक है, उनकी भी जान होता है, ठीक है, तो उनकी सेहत भी खराब होते हैं, तो प्रभावित तो होगा ही। क्योंकि प्रदूषण से मनुष्य स्वस्थ नहीं रहता तो जीव जंतु दूर की बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिससे जीवन की गुणवत्ता में कमी आई है। तो ये महत्वपूर्ण जो कि है आपका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13वें नंबर का। यहाँ पे देखिए उन 3 राज्यों के नाम बताई जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है तथा इस मिट्टी में कौन सी मुख्य फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो देखिए कपास में तो मुख्य फसल आप सभी को पता है कपास उगाई जाती है, काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए 3 है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, ठीक है। इन तीनों जो कि है मुख्य तौर पे हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम लोग का काली मिट्टी में मुख्यतः कपास उगाई जाती है, ठीक है। इसके लिए काली कपासी के नाम से भी जानी जाती है। काली मृदा या रेगन मृदा को काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से बेहतर है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। क्या आप सहमत है? किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ 3 बिंदु कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। देखिए पहला बिंदु है मानव विकास सूचकांक HDI की व्यापकता। HDI में केवल आय ही नहीं बल्कि शिक्षा और जीवन प्रत्यक्ष भी शामिल होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो कि आय मतलब पैसा के साथ साथ, ठीक है, शिक्षा एजुकेशन और जीवन कितना देर तक कोई व्यक्ति जीता है उसका प्रत्यक्ष भी शामिल होता है, ठीक है, जिससे एक संपूर्ण दृष्टिकोण मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट विविधता का ध्यान, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय केवल आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, जबकि HDI सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित पहलू को भी मापता है, ठीक है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर का ऑप्शन देखिए क्षेत्रीय असमानताएं। प्रति व्यक्ति आय राज्य के भीतर, ठीक है, असमान वितरण को छिपा सकता है, जबकि HDI व्यापक, ठीक है, HDI व्यापक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंध उपलब्धियां को दर्शाता है, इसलिए यह एक क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक मंडपन है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न के उत्तर की तरफ। देखिए यहाँ पे 15वें प्रश्न है प्रच्छन्न, ठीक है, प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका विकल्प कुछ इस प्रकार का है
प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब लोग कार्यरत होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी श्रम क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे यदि खेतों में अतिरिक्त लोग काम कर रहे हैं जो कि उनके कौशल और समय का ही सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई खेत है, उसमें 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वो जो 10 लोग हैं उसमें, लेकिन उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 5 ही लोग की आवश्यकता है, वो 5 लोग अधिक हैं, तो वो जो 5 लोग हैं वो हो जाएंगे आप सभी के प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो छुपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि 5 लोगों की जाने की वो 5 लोग अगर बाहर चल जाते हैं फिर भी जो कि है खेत का काम उतना ही होगा जितना पहले होता था, तो इसलिए वो 5 लोग हो जाएंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ। बस और कुछ ही प्रश्न जो कि बचे हुए हैं और 7 से 8 प्रश्न होंगे, तो वीडियो को सोच लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का पूछा गया है लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो देखिए लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए उत्तर है सार्वभौम सत्ता, ठीक है, जनता की सर्वोच्च सत्ता होती है और चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार, दूसरा नंबर का पॉइंट है मूल अधिकार, सभी नागरिकों को स्वतंत्र और समानता का अधिकार मिलता है, किसमें, लोकतंत्र में। उसके बाद तीसरा है कानूनी शासन, ठीक है, सभी निर्णय और कानूनी संविधान के अनुसार होता है, ठीक है। जो सभी निर्णय हैं सभी निर्णय हैं और कानूनी संविधान के अनुसार होता है, सभी निर्णय को कानून के अनुसार लिया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है भारत की विधायिका में, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी की स्थिति क्या है। तो देखिए जो भारत की विधायिका है, ठीक है, जो भारत की विधायिका में महिलाओं की भागीदारी शामिल है, ठीक है, उसमें एक समिति भी बनाई गई है और उसमें महिलाएं भी शामिल है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है लेकिन है, ठीक है। हालांकि विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों द्वारा इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी जो किया बहुत कम है। चलिए 18वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में मानव जनित किन्हीं 3 आपदा के नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर है कुछ इस प्रकार का है। पहला हो जाएगा ठीक है, पहला हो जाएगा भूस्खलन, ठीक है, जो भू को जो कि जो भूमि रहता है उसको हम लोग जो कि है खनन करते हैं, उसी को यहाँ पे भूस्खलन के नाम दिया गया है, ठीक है, यानी कि खनन भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ पे बाढ़ भी आती रहती है, कहाँ, उत्तराखंड में। और अदैव खनन, वहाँ पे खनन जो कि अदैव रूप से किया जाता है, ठीक है, अवैध खनन वहाँ पे किया जाता है, तो इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण दिक्कत है जो कि उसमें अवैध खनन मतलब जो सरकारी द्वारा वहाँ पे जो कि मान्यता नहीं दी जाती है कि यहाँ पे खनन नहीं करना, फिर भी वहाँ पे वो खनन करते हैं, तो उसको अवैध खनन कहते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का 1900 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में आर्थिक समस्याओं को कैसे उत्पन्न किया, किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखिए, ठीक है। तो ये भी हमारे प्रश्न रहने वाला, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का हमारे प्रश्न रहने वाला, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पे जो कि है मूल्य वृद्धि, ठीक है, मूल्यों में वृद्धि, युद्ध के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गई जिससे महंगाई में वृद्धि हो गई, ठीक है, इसको मूल्य वृद्धि भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर के पॉइंट में, कर वृद्धि, ठीक है, युद्धों के वित्त पोषण के, ठीक है, लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की, जिससे भारतीयों पर आर्थिक दबाव पड़ा। देखिए युद्ध हो रहा था तो इसलिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो कि है वित्त शोषण के लिए जो कि है वृद्धि कर दी, करों पर वृद्धि कर दी, यानी कि आपको अगर यहाँ पे रहना है या फिर आपको आपका खेत है तो आपको जो कि कर देना पड़ेगा। आप सबको पता ही होगा, आप लोगों ने लगाया मूवी देखा होगा, तो उसको जो कि बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए आर्थिक जो कि दबाव पैदा हुई थी भारतीयों के ऊपर, क्योंकि उतना पैसा तो है नहीं, तो कैसे उतना जो कर पहले जितना जो कि कर है उसी को हम लोग चुका नहीं पाए, तो अब कैसे देंगे, तो इसलिए जो कि हो गई थी। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट है जो कि 3 बिंदु बोला गया, तो तीसरा नंबर का पॉइंट का वस्तु की वस्तु की कमी या फिर वस्तु की जो कीमत है उसकी वृद्धि बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे में वस्तु की कमी भी हो गई थी। युद्ध के कारण वह
वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आई, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कमी और कठिनाई पैदा हो गई, ठीक है, या बढ़ गई कह सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का 20वां नंबर का है आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक गतिविधियों में बांटना आपकी समझ से कहाँ तक सही है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को व्याख्या करने बोल रहा है। चलिए इसको भी प्रश्न को प्रॉपर देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक गतिविधियाँ ये प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग से जुड़ी होती हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब मैं एमसीक्यू प्रश्न बता रहा था, ठीक है, कि प्रथम गतिविधियों में सिर्फ प्राकृतिक से जुड़े संसाधन आते हैं, जैसे कृषि, खनन और वन्य उत्पादन। ये बुनियादी संसाधन, ठीक है, प्रदान करते हैं। बुनियादी मतलब ये उस वस्तु को जो कि है बुनियादी देते हैं, जो कि आगे विनिर्माण के लिए जाता है और उसके बाद सेवा क्षेत्र में जाता है। तो इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र का जो कि है तालमेल बनता है। उसका देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या कह रहा है, द्वितीय गतिविधियाँ ये कच्चे माल को तैयार करती हैं, ठीक है, मतलब कच्चे माल को तैयार करते हैं, जिसलिए विनिर्माण उद्योग भी इसी के अंतर्गत आता है। तैयार करते हैं वस्तुओं में परिवर्तन करने की गतिविधियाँ होती हैं, जैसे निर्माण और औद्योगिक उत्पादन, ठीक है, निर्माण और औद्योगिक उत्पादन या फिर विनिर्माण भी कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पहलू को जानेंगे जो हम लोग का तृतीयक क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमको पता है कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीयक गतिविधियाँ ये सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है, गतिविधियाँ हैं, ठीक है, ये सेवाएं प्रदान करने वाली गतिविधियाँ हैं, जैसे बैंकिंग, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, जो उत्पादों के वितरण और उपयोग में सहायक करती हैं। जैसे कि ये आप लोग का सेवा करती है, जैसे बैंकिंग, यानी कि बैंक में अगर आप जाते हो तो आपको बस लिख कितना पड़ता है, कितना पैसा जमा करना है, वो आपको जो कि पैसा दे देता है। तो आपका सेवा कर रहा है, आपको पैसा को जो कि वहाँ पे सेफ्टी से रख रहा है, तो आपका सेवा ही हुआ। शिक्षा जो कि आपको फ्री राइट टू फ्री एजुकेशन के तहत आपको फ्री में शिक्षा मिलता है। स्वास्थ्य सेवा, ये सब जो कि सेवा होता है, ठीक है, जो डॉक्टर, टीचर, ठीक है, एम्प्लॉयर करते हैं वे सभी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है इटली के एकीकरण में, ठीक है, इटली की एकीकरण में मैथ्नी की क्या भूमिका थी, विवरण दें। तो देखिए यहाँ पे विवरण दीजिए, यानी कि विवरण देना। तो देखिए ये थोड़ा लंबा रहने वाला है, तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ्नी एक प्रमुख, ठीक है, प्रमुख क्रांतिकारी थी, ठीक है, जो मैथ्नी एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्हें इटली के एकीकरण के लिए ठीक है, जागरूकता और प्रेरणा दी, ठीक है, किसने दी, तो मैथ्नी ने। इन्होंने युवक इटली नामक संगठन की स्थापना की, ठीक है, युवक इटली यानी कि युवा इटली, ठीक है, यंग इटली कह सकते हैं, या फिर यंग का मतलब युवक होता है, ठीक है, की स्थापना की, और इतालवा, ठीक है, इतालवी एकता के लिए संघर्ष किया, ठीक है। उन्होंने जनसाधारण में राष्ट्रवाद की भावना जागरूक की, ठीक है, जो जनसाधारण थे यानी कि जनता की, उनके सामने राष्ट्रवाद की भावना जागरूक की और स्वतंत्र संग्राम को प्रोत्साहित किया, ठीक है, कि हमें स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठाया। उसके बाद हम लोग 22 नंबर के प्रश्न की तरफ देखते हैं, और 2 या 3 प्रश्न बचे होंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न सामाजिक, ठीक है, समूहों ने अपना समर्थन क्यों दिया, वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का है कि सामाजिक सुधारक, ठीक है, सामाजिक सुधारक जिन्होंने जातिवाद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष की, उन्हें इस आंदोलन के माध्यम से समर्थन मिला, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर के प्रश्न की तरफ। 2 नंबर का पॉइंट है कृषक और श्रमिक वर्ग भूमि और श्रम संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए इस आंदोलन ने उन्हें मुद्दा, ठीक है, उनके मुद्दों को उठाया गया। किनके मुद्दों को, कृषक यानी कि किसान और श्रमिक, ठीक है, जो बेरोजगार थे, उन लोग जो श्रमिक वर्ग में आते थे, जो बेरोजगार थे, जो काम करते थे, ठीक है, जो गरीब थे, उनको यहाँ पे उठाना पड़ा अपना आवाज़। उसके बाद तृतीयक में देखिए, तृतीयक में हो जाएगा आप लोग का पूर्ण मुसलमान समुदाय खिलाफत आंदोलन का हिस्सा, ठीक है, होने के कारण मुसलमानों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, ठीक है।
ब्रिटिश शासन के उनके खिलाफ था। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग का मृदा संरक्षण की विभिन्न विधियों को लिखिए, यानी कि जो मृदा संरक्षण है उनके विभिन्न उपायों को लिखिए या विधियों को लिखिए, कुछ उसी प्रकार का है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर होगा पहला नंबर में पारंपरिक कृषि विधियाँ। ठीक है, जैसे कि टेरिसिंग, जिसमें ढालन, ठीक है, ढालन वाले खेतों को सीढ़ीदार रूप में तैयार किया जाता है ताकि मृदा का कटाव कम हो। उसके बाद वृक्षारोपण और बांस खेती। ठीक है, वृक्षारोपण और बांस खेती, वृक्ष और बांस के पौधों को, ठीक है, उगाने से मृदा की स्थिरता बढ़ती है और कटाव कम होता है। किसका? तो मृदा का कटाव कम होता है। अब तीसरा नंबर का पॉइंट देखिए यहाँ पे, मृदा कवर फसलों का उपयोग। कवर फसलें जैसे कि क्लोवर और सवई को मृदा की सतह पर उगाने से मृदा का क्षय रुकता है और पोषक तत्व का संचालन होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न के उत्तर की तरफ। देखिए यहाँ पे है 24वां नंबर का प्रश्न है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के गुण और दोषों की तुलना कीजिए। ठीक है, देखिए इसके गुण कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं। देखिए इसके गुण कुछ इस प्रकार के हैं। पहला आपका हो जाएगा सिंचाई सुविधा। इन परियोजना के माध्यम से व्यापक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलती है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा आप सभी का पहला नंबर का पॉइंट। दूसरा नंबर में देखिए विद्युतीय उत्पादन। जल विद्युतीय संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादन होता है जो ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान करता है। अब तीसरे नंबर के पॉइंट में चलते हैं, जल आपूर्ति और जल प्रबंधन। ये परियोजनाएं पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और जल संचयन में सहायक होती हैं। तो ये सब जो कि इनकी जो कि हैं क्या हो जाएंगे? लाभ हो जाएंगे। ठीक है, इनके जो कि हैं लाभ हो जाएंगे। जो कि हम लोग को इस प्रश्न में पूछा गया है कि गुण। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है गुण और दोष। तो इसमें हम लोग का ये सब गुण है इनके, या फिर लाभ हो सकते हैं। और अब हम लोग देखेंगे हानि या दोष को। ठीक है, तो देखिए इसका हानि कुछ इस प्रकार का है कि दोष कुछ इस प्रकार है, पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, इन परियोजनाओं के निर्माण से वन कटाई, जैव विविधता की हानि और परिस्थिति के संतुलन में बदलाव होता है। ये जो कि इसके जो कि महत्वपूर्ण दोष है। दूसरा नंबर का देखिए आवास स्थानांतरण, मतलब का एक जगह से दूसरे जगह मानवों का जाना। ठीक है, बांधों और परियोजनाओं के निर्माण से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को उनके आवास स्थानांतरित करना पड़ता है जिससे उन्हें कठिनाई हो सकती है। अब तीसरा नंबर का देखिए हम लोग का जो कि है जलवायु परिवर्तन। बड़े जलाशय के निर्माण से स्थानीय जलवायु में परिवर्तन हो सकते हैं और नदियों के पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकते हैं जिससे बाढ़ आने का खतरा भी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो जो कि डैम है जिसको आप लोग के बुक में आप लोग बहु नदी परियोजना के नाम से जानते हो, तो वो अगर टूट जाएगा तो बाढ़ आने का खतरा भी होता है। ठीक है, उसको भी आप लोग लिख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं 25वें नंबर की क्वेश्चन को। इसमें देखिए हम लोग का क्या है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के पीछे मुख्य विचार क्या है, अपने शब्दों में समझाइए। तो ये अपने शब्दों में आप लोग समझाइए। देखिए स्वयं सहायता समूह SHG का मुख्य विचार गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को संगठित करके इनके सामूहिक संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करना है। इन समूहों के माध्यम से सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं, छोटे ऋण प्राप्त करते हैं और सामूहिक बचत और विकास के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसलिए ये गरीबों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इनसे इन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान होता है, तो गरीबों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 26वें नंबर का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक क्या हैं। ठीक है, तो देखिए आपदा प्रबंधन यहाँ पे उत्तर है, आपदा प्रबंधन से तात्पर्य आपदा के प्रभावों को कम करने, प्रतिक्रिया
देना और पुनर्वास करने की प्रक्रिया से है। यह योजना हर कार्यों का एक सेट है, ठीक है, हर कार्यों का एक सेट है जो आपदा की पूर्व निर्धारित तैयार प्रतिक्रिया और पुनः निर्माणों के लिए लागू किया जाता है। इसके मुख्य घटक कुछ इस प्रकार के हैं, देखिए यहाँ पे इसके मुख्य घटक हैं पूर्ण निर्धारण, ठीक है, आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए उपाय और योजनाएं। दूसरा है तैयारी, दूसरा जगह तैयारी, आपदा के संभावित घटनाओं के लिए योजनाएं बनाना और संसाधन जुटाना। इसके बाद प्रतिक्रिया, ये हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया, ठीक है, आपदा के समय तत्काल सहायता और राहत प्रदान करना, ठीक है, यह हो जाएगा प्रतिक्रिया, यानी कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद पुनर्वास, ठीक है, यानी कि रिकवरी, आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्बहाली और सुधार के प्रयास हो सकते हैं। तो ये सभी जो कि है इनके जो कि घटक हैं, ठीक है, क्या मुख्य घटक है। अब मानचित्र का कार्य भी देख लेते हैं, जो मानचित्र का कार्य आप लोगों का हो सकता है आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा में ना आए, लेकिन देने का चांस तो है, क्योंकि इसमें देखिए दिया गया है तो हो सकता है। लेकिन ये आपको पता है कि जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, यानी कि फाइनल एग्जाम, उसमें MI प्रश्न की 5 मार्क्स इसके रहते हैं, ठीक है, ये 5 मार्क्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो कि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला, आपको 5 से 5 मार्क्स पक्का कि मिलेगा ही मिलेगा। तो फटाफट से आप लोग इसको भी देख लो। देखिए सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें चिन्हित करना। देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र, ठीक है, रेखा मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाइए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई या है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, देखिए इसमें से आप सभी को पता चल गया होगा कि चंपारण कहाँ है। आप लोगों को पता होगा कि चंपारण बिहार में है, ठीक है, चंपारण जो पूछा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, तो आप सबको पता है बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण कहाँ है तो बिहार में। तो मैप में आप लोग को बिहार का जो कि दिया जाएगा उसमें आप लोग को बस रेखांकित करना है, यानी कि कुछ इस प्रकार का छाया करना, मान के लिए ये मैप है, ठीक है, इसमें बस ऐसे ऐसे कर देना, यहाँ पे ऐसे निशाना कर देना है। इसके बाद दूसरे नंबर में देखिए, दूसरे नंबर में है भारतीय, यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 2020 का अधिवेशन, ठीक है, तो दिसंबर में कहाँ हुआ था, कानपुर में, आप सभी को तो पता ही होगा कानपुर में हुआ था। तो बस सिंपल से आप सभी को यहाँ पे देखिए उत्तर भी दिया गया है कि 1920 का कांग्रेस अधिवेशन शहर कानपुर में हुआ था। तो कानपुर कहाँ है, मुंबई में, तो मुंबई में ऐप में आप सभी को कानपुर के इलाके में जो कि है रेखांकित कर देना है। उसके बाद दिए गए भारत के मानचित्र पर उचित संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाओ, ठीक है, और उन स्थानों के नाम भी लिखिए। तो दर्शाने के साथ नाम भी लिखना। तो देखिए यहाँ पे पहला है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो कहाँ है तो महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे थाने जिले में स्थित है। उसके बाद भारत का मुख्य कपास उत्पाद, तो वह कहाँ है महाराष्ट्र में है, राज्य महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे उत्तर दिया गया है, आप लोग को नाम लिखना है और ऐसे जो कि मैप में ऐसे दर्शाना है और इस प्रकार का आप लोग को नाम लिख देना है बस। उसके बाद देखिए टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, तो आप लोग झारखंड के, टाटा को तो जानबे करते हो, झारखंड के जमशेदपुर में, कहाँ पे झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, देखिए यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इसमें जो कि मैं आप सभी का प्रोजेक्ट माफ किया, आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा था, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है, ठीक है, जो ये 2022 और 23 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसको मैं करा दें, जो इसने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण वाला, क्योंकि इसमें जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न MI प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न आप सभी का आ सकते हैं, ठीक है। तो जिसने वीडियो को पूरा देखा होगा उसके लिए जो कि है महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। मैं दावा कर सकता हूँ कि जिसने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा उसका जो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा होगा उसमें 80% पक्का, 80% आप सभी का पक्का है, 80% कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।